ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ शुक्र के गोचर के प्रभाव को लेकर। शुक्र मेष राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन अब वृषभ राशि में 19 मई से 12 जून तक यह रहेंगे। वृषभ राशि शुक्र के खुद की राशि है, इसलिए यहाँ पर यह स्व राशि में होंगे, अपनी राशि में होंगे। और जब शुक्र ये अपनी राशि में होंगे, विशेष करके जिन राशियों के लिए यह लग्न में पड़ेंगे, यानी वृषभ राशि जिन राशियों में जिन कुंडलियों में लग्न में हो, चतुर्थ में हो, दशम में हो, सप्तम में हो, अर्थात केंद्र भाव में हो, तो वहाँ पर जो शुक्र के कारण राजयोग बनता है, मालव्य राजयोग, वो राजयोग बनता है। यह राजयोग प्रभावी होता है या नहीं, कब प्रभावी होगा, कब नहीं प्रभावी होगा, इसके ऊपर एक वीडियो देने का मूड बना रहा हूँ, राजयोग और भ्रम के नाम से। जल्द ही 2-4-5 दिनों के अंदर आप लोगों के सामने वह वीडियो आएगा। इसके साथ ही साथ प्रश्न कुछ फिर आने लगे हैं, मैं देख रहा हूँ। बीच में कभी कोई प्रश्न आप लोग भेजते हैं, कभी नहीं आता तो अपने से शुरू नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जब प्रश्न आते हैं तो उस पर बोलने की इच्छा होती है। तो वो देखा मैंने, 2-3 प्रश्न आए हुए हैं, उनको लूँगा। और अगर आप लोगों के मन में भी कुछ सर्वसामान्य का प्रश्न हो, अपनी पर्सनल कुंडली छोड़ करके, तो कोई भ्रम हो, भ्रांति हो, किसी विषय पे चर्चा करना हो, तो वो आप मुझे लिख भेजें। कोशिश करूँगा कि उसको अपने प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में सप्ताह में किसी दिन उसका उत्तर दे दिया करूँ। अब बात करते हैं सीधे कि क्या होगा प्रभाव शुक्र के इस गोचर का। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल होता है, यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसे चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि पर आधारित ना माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। गोचर जो यह शुक्र का हो रहा है, यहाँ पर वृषभ राशि में पहले से सूर्य हैं। चूँकि यह 12 जून तक ही रहेंगे, बहुत कम समय तक यहाँ पर रहने वाले हैं शुक्र, तो यह बहुत जल्द परिवर्तन हो जाएगा। और उतने समय तक यह सूर्य के साथ भी युति करेंगे, क्योंकि सूर्य भी वृषभ राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं, और बृहस्पति भी वृषभ राशि में ही है। तो यह सूर्य और गुरु के साथ युति शुक्र की हो रही है। शुक्र और गुरु की युति बहुत से मामलों में, कई जगहों पर तो ठीक होती है, प्रभावशाली देती है प्रभाव, लेकिन बहुत से मामलों में यह साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की जड़ बन जाती है। बहुत से ऐसे लोग अपने घर परिवार में, अगर भगवान न करे लेकिन अगर कोई हो जिसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रहा हो, दवाएं लेनी पड़ती हों मानसिक अवसाद की, उसमें देखेंगे। और अगर वो व्यक्ति एग्रेसिव नहीं है या बहुत डिप्रेशन में नहीं है, कई तरह के अवसाद होते हैं, मानसिक समस्याएं होती हैं लोगों को, उसमें से एक निर्णय लेने की शक्ति की कमी, कई बार कुछ का कुछ, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी छोड़ देंगे, कभी सोए रहेंगे, कभी बैठे रहेंगे, कुछ ना कुछ, और ज़बरदस्त मानसिक समस्या, कभी कुछ बोलेंगे। तो ये जो मानसिक अस्थिरता का कारक है वह शुक्र और गुरु की युति है। आप अगर ऐसे लोगों की कुंडली को देखेंगे तो बहुत से लोगों में यह योग मिलेगा जिनकी दवा चल रही है या वो परेशान हैं, और उसमें शुक्र और गुरु एक साथ हैं। हर कंडीशन में नहीं होती, क्योंकि कई बार लग्नें अलग अलग होती हैं, और लग्नेश बहुत मजबूत है, पंचमेश बहुत मजबूत है, तो ऐसी कंडीशन में स्थिति ऐसी नहीं बनती है। उसमें से कोई ग्रह बहुत कमज़ोर है तो उस युति का उतना परिणाम नहीं आता। लेकिन बहुत से मामलों में आप देखेंगे, मेरे भी अनुभव में बहुत सी ऐसी कुंडलियाँ आई हैं परामर्श लेते समय लोगों के, जो मानसिक अवसाद में थे या हैं, और उन्हें दवाओं के बल पर वो चल रहे हैं, और उनकी कुंडली में शुक्र और गुरु की युति एक साथ कहीं तीसरे भाव में, लग्न में, पंचम में, दूसरे भाव में, ऐसी जगहों पे बनी हुई है। विशेष करके तीसरा भाव, पंचम या लग्न अगर प्रभावित हो, इन तीन में से कहीं प्रभाव आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में शुक्र और गुरु का प्रभाव मानसिक अस्थिरता और अवसाद उत्पन्न कर देता है। अगर लग्नेश भी कमज़ोर हुआ तो जरूर कर देगा। अब एक एक करके बात करते हैं लग्न राशि के हिसाब से क्या हो रहा है प्रभाव। शुक्र चूँकि 2 ग्रहों के प्रभाव में है, तो जो इनका अकेला खुद का प्रभाव बहुत होता वो देखने को उतना नहीं मिलेगा, बल्कि थोड़ा सा अन्य प्रभावों से भी प्रभावित रहेंगे। दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने कहा, कम समय के लिए आ रहे हैं, इनका प्रभाव अधिक तभी पड़ेगा जब यह गवर्निंग कंडीशन में इस समय हो, अन्यथा उसको वो नगण्य जैसा ही महसूस होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों की। मेष वालों के लिए शुक्र जो है वो सप्तम भाव के और दूसरे भाव के ही स्वामी हैं। लाभ भाव में अपनी राशि में शुक्र का आना यहाँ पर लाभ की स्थिति तो उत्पन्न करेगा, अगर शुक्र खुद प्रभाव में हो तो।
धन के लिए अच्छी स्थिति। यहाँ पर यह व्ययेश और भाग्येश के साथ युति कर रहे हैं। भाग्येश का यहाँ पर गुरु का होना तो बहुत अच्छा नहीं है, सेकंड हाउस में अपने स्थान से कटाष्टक योग बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर पंचमेश और द्वितीयेश की युति भाग्येश के साथ कुछ हद तक लाभ में वृद्धि के लिए सहायक होगा। शुक्र और बुध अगर आपके परमानेंट कुंडली में मंगल बहुत मजबूत हैं तो यह बौद्धिक मामलों में भी कुछ हद तक मजबूत करेंगे, फिर भी थोड़ी बहुत निर्णय शक्ति प्रभावित होगी, द्वंद्व जो है वो बढ़ेगा। हालांकि यह जो भाषा शैली है उसको बहुत बेहतर करते हैं आपकी, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता में थोड़ी सी जो है वो अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न होगी। तो लाभ के लिए बेहतर स्थिति उत्पन्न होगी, संतान इत्यादि के मामले में थोड़ी बेहतर स्थिति उत्पन्न होगी, सुख की अनुभूति होगी, लाभ होगा, उससे लिए हुए निर्णय कुछ हद तक सार्थक होंगे, लेकिन निर्णय लेने में कठिनाई जरूर कुछ न कुछ आपको इस समय महसूस होगी। कुल मिलाकर के यहाँ पर यह नए व्यापार के लिए योगकारी नहीं है, कोई नया कार्य व्यापार मत प्रारंभ करिएगा। दूसरा, सप्तमेश होकर के भी दूसरे भाव में है तो यह वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा परिणाम नहीं देंगे। कई लोग बोलते हैं कि शुक्र जो है विवाह या सुख से संबंधित निश्चय ही कारक हैं, लेकिन सबसे पहले भाव किस भाव के स्वामी है उस भाव का निष्कर्ष निकालना जरूरी हो जाता है, और उस अपने स्थान से कहाँ पर है इसका निष्कर्ष भी आवश्यक है। तो नए व्यापार के लिए ठीक नहीं है, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ठीक यह गोचर नहीं है, वहाँ कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न हो इसकी संभावना बनेगी। नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, लेकिन उसमें भी धन खर्च हो इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वृषभ वालों की बात करूं तो यह लग्न में ही यह युति हो रही है। परमानेंट कुंडली में यह युति हो तो ऐसे लोगों के लिए अगर जन्म समय में शुक्र कुछ कमज़ोर अंशों में हों, बृहस्पति थोड़े मजबूत हों, तो ऐसी स्थिति में आपको मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मजबूत है शुक्र अधिक और बृहस्पति कमज़ोर हैं तो ऐसे में आत्मबल बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, निर्णय शक्ति अच्छी होगी, थोड़ी हठी प्रवृत्ति होगी, हठ अधिक रहेगा, जो है वो अपने विचारों पर दृढ़ता अधिक रहेगी। तुला के भी स्वामी शुक्र हैं और वृषभ के भी स्वामी शुक्र हैं। कलात्मकता दोनों में होती है, लेकिन तुला वाले थोड़े संतुलित ज़्यादा होते हैं, तोल मोल करके विचार करते हैं, कैलकुलेटिव माइंड होता है, व्यवहारिक पक्ष अधिक होता है, प्रैक्टिकल पक्ष अधिक होता है। लेकिन वृषभ वाले उतने प्रैक्टिकल नहीं होते, वो थोड़े मतलब दिल की ज़्यादा सुनेंगे, दिमाग कम प्रयोग करेंगे, दिल की बात सुनते हैं। थोड़ी भावना अधिक होगी वृषभ वालों में, थोड़ी जिद भी अधिक होती है, तो ये कई बार कठोर निर्णय भी ले लेते हैं और कई बार संतुलित होते हुए नहीं दिखाई देते। हालांकि ये व्यक्तित्व के मामले में अच्छा है, लेकिन तुला और वृषभ में शुक्र के मालिक होने के बावजूद, स्वामी होने के बावजूद यह एक मुख्य भेद जो है वो देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पर यह थोड़ी आपकी दृढ़ता को बढ़ाएंगे, कठोर निर्णय लेने में सक्षम बनाएंगे, क्रियाशील दिमाग रहेगा। अगर अस्थाई कुंडली में इस तरह का योग हो, जैसा मैंने कहा कि बृहस्पति मजबूत है, शुक्र कमज़ोर है, तो यह मानसिक अस्थिरता उत्पन्न कर देंगे। और जिनको पहले से कोई समस्या है तो इस दौरान वो समस्या बढ़ जाएगी। अगर किसी को कोई मानसिक समस्या है, अस्थिरता है, या मेडिटेशन पर हैं, मेडिकेशन पर हैं, दवा ले रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में समस्या थोड़ी बढ़े इसकी संभावना इस दौरान हो सकती है। तो अगर ऐसी स्थिति आए तो शुक्र की शांति पूजा वगैरह आपको कराना चाहिए और विष्णु भगवान का मंत्र जप आपको करना चाहिए या उनके स्तोत्रों का पाठ करें। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए यह द्वादश भाव में स्थिति उत्पन्न हो रही है। द्वादशेश हैं शुक्र और पंचमेश हैं। द्वादश भाव में होने से व्यय की अधिकता होगी। शुक्र अपनी राशि में हो, उच्च के हों, द्वादश भाव में हो और किसी भी राशि में हो, लगभग अपनी राशि में होंगे तो ज़्यादा, उच्च के होंगे तो और ज़्यादा, और किसी भी राशि में हो तो कुछ न कुछ भौतिक सुख सुविधाओं पर अधिक धन खर्च करने की प्रवृत्ति हो जाती है। शिक्षा प्रतियोगिता में यह बाधा उत्पन्न करेंगे इस दौरान। अगर कोई आपका महत्वपूर्ण एग्ज़ाम इस समय है तो आपको कठिनाई महसूस होगी, उसमें सफलता पाने के लिए आपको अधिक प्रयास करना चाहिए। यात्राएं सुखद होंगी, सुख उपभोग के ऊपर धन खर्च अधिक करेंगे। शत्रु परास्त होंगे, बुद्धि के बल पर शत्रुओं पर विजय पाने में आप समर्थ होंगे। तो कुछ अच्छा और कुछ बुरा प्रभाव यहाँ शुक्र का देखने को मिलेगा। कर्क वालों के लिए अगर देखा जाए तो शुक्र जो है वो आपके सुख भाव, चतुर्थ भाव के और आय स्थान के स्वामी हैं। यहाँ पर भाग्येश और लाभेश के साथ युति हो रही है आय स्थान पर। निश्चय ही आय के मामले में बहुत अच्छी कंडीशन उत्पन्न हो रही है।
धन के स्रोत एक से अधिक बनेंगे। स्थायी कुंडली में अगर ऐसा हो तो ऐसे लोगों के आय के स्रोत एक से अधिक होते हैं। कई जगह से उनको आय की प्राप्ति होती, पता चलता है कि नौकरी से भी आ रहा है, कहीं इन्वेस्टमेंट से भी आ रहा है, प्रॉपर्टी से भी आ रहा है, एक दो धंधे में भी पैसा लगाए हुए हैं, वहाँ से ही पैसा आ रहा है। तो ऐसे बहुत से स्रोत आय के ऐसे लोगों के होते हैं जहाँ लोग श्रम मेहनत कम और बुद्धि के बल पर अधिक धन प्राप्त करते हैं। वर्तमान में यह गोचर आपके लिए धन लाभ के लिए बेहतर है, आय की स्थिति को बढ़ाएगा, लाभ अधिक होगा इस समय। किसी चीज़ में अगर आप निवेश किए हुए हैं तो उसमें भी आय की प्राप्ति अधिक होगी। बौद्धिक क्षमता को थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं, निर्णय लेने की जो शक्ति है, क्योंकि पंचम भाव पे भी दृष्टि जाएगी, वो थोड़ी प्रभावित होगी। संतान प्राप्त होने की संभावना और बढ़ेगी। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए यह योग शुभता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए जो है वो दूसरे भाव के स्वामी है और दसम भाव के स्वामी है। यहाँ जिस भाव में है पहले उस भाव का अधिक प्रभाव देंगे। तो दशमेश होकर के दसम में आना, लग्नेश, दशमेश और पंचमेश की यह युति है। अद्भुत युति जो है वो यहाँ पर बनेगी। थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में राजनीति और कूटनीति का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन चूंकि ग्रह आपके ही वहाँ प्रभावशाली हैं तो आप उसका यथोचित जवाब दे देंगे। अगर कोई आपके साथ कूटनीति करता है, राजनीति करता है, तो उससे अधिक आप मात्रा में उसको कूटनीति और राजनीति के द्वारा परास्त करेंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी। बहुत से लोगों को पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का ज़बरदस्त इस समय संयोग बन रहा है। तो अगर किसी के लिए इस महीने में प्रमोशन के चांसेस हैं तो वो इस समय फलीभूत होगा, क्योंकि अलग अलग कंपनी के रूल्स होते हैं, उनकी कुछ टाइमिंग होती है कि उसी टाइम होगा। जिसका इस टाइम टकरा जाएगा उसको मिलने की काफ़ी संभावना बन जाएगी, अगर दशा अंतर अच्छी चल रही हो तो। घर परिवार के मामले में कुछ सुख सुविधाएँ बढ़ेंगी, लेकिन पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा दूर जाने की संभावना बनेगी। करीबी लोगों से कुछ मानसिक अशांति हो सकती है और करीबी लोग आपका खूब प्रयोग और दोहन भी करेंगे। आपके संसाधनों का, आपकी क्षमताओं का दोहन आपके करीबी लोग करेंगे, और कई लोग वो स्वार्थवश हो सकता है करें, उसमें भावनाएं कम हो, उसमें प्रयोग करने की भावना अधिक हो। इस प्रकार का योग यहाँ पर सिंह वालों के लिए बना रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के शुभता अधिक है। कन्या वालों के लिए भाग्य स्थान पर है, लाभ स्थान के स्वामी हैं शुक्र, भाग्येश होकर के भाग्य स्थान पर आ रहे हैं, तो निश्चय ही यह भाग्य के लिए अच्छी स्थिति है। अभी लग्नेश अच्छी कंडीशन में नहीं है कन्या वालों के, लेकिन भाग्येश की अच्छी स्थिति में आने के कारण यह भाग्य में वृद्धि कराने वाले होंगे। भाग्येश और आपके सप्तम भाव के स्वामी दोनों की युति यहाँ पर हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में कार्य व्यापार में अच्छी, हालांकि सप्तम भाव बहुत अच्छी कंडीशन में इस समय नहीं है, लेकिन सप्तमेश के बेहतर होने से, भाग्येश के बेहतर होने से आपके कार्य व्यापार में कुछ वृद्धि आएगी या संतुलन आ जाएगा एटलीस्ट। अगर मंगल राहु के कारण कुछ समस्या उत्पन्न हो भी रही हो तो यह संतुलन की स्थिति उत्पन्न करेंगे और कुछ स्थिरता महसूस करेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए कामों में वृद्धि होने लगेगी और आप थोड़ा सुकून महसूस इस समय करेंगे। पराक्रम भी अच्छा खासा रहेगा, काम निकालने की प्रवृत्ति अच्छी रहेगी। बौद्धिक क्षमता के बल पर आप अपना काम करवाने और निकलवाने में इस दौरान समर्थ होंगे। लाभ में कुछ कमी होगी, नए इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, जहाँ केवल भाग्य भरोसे काम हो उस तरह के इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। तुला वालों के लिए तो लग्नेश ही हैं, लेकिन अब तुला वालों के लिए अष्टम में युति हो रही है। लग्नेश का अष्टम में जाना कोई अच्छी बात नहीं, कोई शुभ संकेत नहीं। छठे भाव के स्वामी के साथ हैं, ऐसे में कोई दीर्घ अवधि का रोग उत्पन्न हो जाए, इससे आपको बचना चाहिए थोड़ी जो है, क्योंकि अब कई यहाँ पर मैंने कहा कि कई बार इस बात को बोलता हूँ कि प्रेडिक्शन का कोई सूत्र नहीं है और अलग अलग विद्वान अलग अलग बातें बोलते हैं। तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब आप अपना अनुभव प्रयोग करना शुरू करते हैं। तो कई जगह लिखा तो रहता है कि भाई छठे भाव का स्वामी अष्टम में जाएगा तो विपरीत राजयोग बन जाएगा, लेकिन क्या यह विपरीत राजयोग हर जगह कारगर है? नहीं कारगर है। यहाँ पर छठे भाव का स्वामी अष्टम में आ रहा है तो यह कष्ट को बढ़ाने वाला ही, यहाँ पर कोई विपरीत राजयोग काम करता नहीं है। और चूंकि लग्नेश का परम शत्रु भी है, तो अगर वो छठे भाव का स्वामी छठे में ही हो तब भी बहुत जगह उसको लोग राजयोग मानते हैं, लेकिन रुला देने वाला राजयोग होता है, यह हंसाने वाला राजयोग नहीं होता है। क्योंकि अगर लग्नेश का शत्रु है और वो बैठ गया है छठे भाव में या छठे का स्वामी हो के अष्टम में, तो वो आपके लिए कोई अच्छी स्थिति उत्पन्न नहीं करता है। साथ ही साथ शुक्र चूँकि यहाँ अपनी राशि में है तो उतना नुकसान शुक्र नहीं करेंगे, लेकिन लग्नेश होकर के तुला लग्न का स्वामी अष्टम में चला गया है, हालांकि वहाँ भी अपनी राशि ही है,
फिर भी यह रोग को आमंत्रित करता है। यहाँ शुक्र नुकसान ना करते हुए भी एक फंसने की स्थिति है। अगर ऐसे में कोई मार्केस की दशा चल रही हो, बृहस्पति मंगल का प्रभाव चल रहा हो, तो स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ लग्नेश निर्बल हो जाएगा, यहाँ लग्नेश काम नहीं कर पाएगा। जिसे होता है ना कि आपका कोई मित्र तो है लेकिन वह असहाय है, आपको 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत है और आपका बहुत प्यारा मित्र है, एकदम शुभचिंतक है, लेकिन वो निर्धन है, तो वो कुछ कर नहीं पाएगा, उसकी भावनाओं से तो पेट भरेगा नहीं। वही स्थिति यहाँ पर शुक्र जो है वो करेंगे कि यह भावनाओं से पेट नहीं भर पाएंगे यहाँ पे शुक्र, और अगर कोई लंबी अवधि की बीमारी प्रारंभ होने का संकेत यह दे रहे हैं। तो अगर छोटी मोटी भी समस्या हो तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको तुरंत जा करके डॉक्टर से परामर्श लेकर के उसका निदान करना हो, समस्या का जो भी कारण हो उसको हटाना है। यह स्थिति ठीक नहीं है। दूसरी बात अगर देखा जाए तो व्यापार में थोड़े बहुत लाभ की स्थिति यहाँ पर यह उत्पन्न करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक स्थिति है। और कोई समस्या जिनकी पहले से चली आ रही हो वो भी बढ़ सकती है। विशेष करके मैं पुनः कहूँगा कि अगर मंगल और गुरु की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो आपको सावधानी अधिक रखनी चाहिए। यहाँ पर यह योग जो है थोड़ा निष्फल है। आर्थिक कुछ लाभ होगा, लेकिन नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा मानसिक अशांति ही उत्पन्न करने वाला योग यह है। वृश्चिक वालों की बात करूं तो सप्तमेश सप्तम भाव में आ रहे हैं, व्ययेश भी हैं, व्यय भाव के स्वामी भी हैं और सप्तमेश भी हैं। तो यहाँ पर यह वैवाहिक जीवन इत्यादि के लिए काफ़ी अच्छा संकेत दे रहे हैं। यहाँ पर सप्तमेश और पंचमेश की युति भी सप्तम भाव में हो रही है, तो कुल मिलाकर के, और दशमेश की, तो यह कार्य व्यापार के लिए बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न करने वाली युति हो रही है। दूसरा, यह नए कामों को जन्म देगी, नए प्रोजेक्ट, नए असाइनमेंट्स, नए कार्य व्यापार में वृद्धि, इन सब चीज़ों की संभावनाओं को बढ़ाएंगे। प्रेम संबंध बहुत प्रगाढ़ होंगे, हालांकि बौद्धिक रूप से ही होंगे, उसमें बुद्धि का अधिक प्रयोग होगा, भावनाओं का कम होगा, लेकिन फिर भी प्रेम संबंध बेहतर होगा। जो लोग प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं या अपनी पसंद के विवाह के लिए इच्छुक हैं या प्रयासरत हैं, उनके लिए यह समय काफ़ी अनुकूल बन रहा है। जब तक मेष में थे तब तक अनुकूलता नहीं थी, लेकिन अब यह शुभता बना रहे हैं। थोड़ा सा निर्णय शक्ति बेहतर करनी होगी। जीवन साथी जो भी इस समय आए आपका, अगर आपकी वृश्चिक लग्न है तो वह आप पर हावी होगा या आपके लिए अधिक प्रभावशाली होगा, या यूँ कहूँ कि बहुत प्रभावशाली व्यक्ति या महिला से आपका संबंध इस दौरान बन सकता है। तो यह व्यापार और संबंधों के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है। धनु वालों के लिए छठे भाव में हो रहा है, लग्नेश छठे भाव में है, और देखिए अब यहाँ छठे भाव का स्वामी छठे भाव में, तो क्या यह राजयोग बनेगा? विपरीत नहीं, यह यहाँ पर यह खतरनाक है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। विशेष करके अगर शुक्र की ही दशा चल रही हो, शुक्र में बुध या शुक्र में शनि का अंतर प्रत्यंतर हो, तो आपको सावधान रहना चाहिए, सेहत को लेकर के सावधान रहना चाहिए। अगला 19 तारीख से जो जून तक, मध्य तक जो ये प्रभाव है, उसमें आपको स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सावधान रहना चाहिए। सुख उपभोग के मामले में कर्ज लेने से बचें। अचानक यह कर्ज भी दे सकते हैं, कर्ज की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, या आप स्वैच्छिक कर्ज लें, ऐच्छिक कर्ज लें, इच्छा के अनुसार कर्ज लें। ज़रूरत बहुत ना हो लेकिन आप बस ले लें। कई बार होता है ना कि हम कुछ ऐसा लें, चलो कर्ज की ज़रूरत तो नहीं है लेकिन हमको बस ठीक है लेना है तो लेना है, तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न यह करेंगे। रोग व्याधि के लिए ठीक नहीं है, वहाँ थोड़ी कठिनाई उत्पन्न होगी। भाग्य का बहुत साथ नहीं है, परिश्रम बहुत करेंगे तब जाके परिणाम प्राप्त होगा, या किए हुए परिश्रम का उतना परिणाम आपको इस समय नहीं मिलेगा। तो थोड़ी सहजता से चलनी है। कार्य व्यापार को लेकर के, नौकरी को लेकर के बहुत से लोगों को चिंता हो सकती है, तो ये चिंता को बढ़ाने वाले, रोग को बढ़ाने वाले, कर्ज को बढ़ाने वाली स्थिति यहाँ पर शुक्र उत्पन्न कर रहे हैं। आपको सावधान रहना चाहिए और भगवान शिव और विष्णु की उपासना करते रहनी चाहिए। मकर वालों की बात करूँ तो यह पंचम भाव में युति हो रही है। पंचमेश है शुक्र आपके लिए, पंचम भाव के स्वामी है और दशम भाव के स्वामी है। यहाँ पर शुक्र का यहाँ आना अच्छा है, गोचर बेहतर है। जैसा पहले भी मैंने कहा था कि शनि यहाँ बलवान अगर हों और शुक्र जो है वो अधिक मजबूत हों, बृहस्पति थोड़े कमज़ोर हों, तो यह मानसिक अशांति नहीं देंगे। अन्यथा अगर बृहस्पति मजबूत हुए तो यह मानसिक अशांति उत्पन्न कर देंगे। लेकिन अगर संतुलित हैं दोनों, यह कम समय के लिए आ रहे हैं, तो यह थोड़ी निर्णय शक्ति को डगमगाएंगे। 2-3 तरह के विचार किसी भी काम में आएंगे और जल्दी निर्णय नहीं ले पाएंगे। फिर भी अगर शुक्र का प्रभाव अधिक है तो शिक्षा प्रतियोगिता में इस दौरान सफलता आपको प्राप्त होगी। संतान इत्यादि के लिए यह समय कुछ हद तक अनुकूल है, क्योंकि ग्रह जो हैं वो गोचर में अगर देखा जाए तो शुभ ग्रह, हालांकि अच्छे भाव के स्वामी नहीं है, लेकिन ग्रहों का जो नैसर्गिक प्रभाव है वो शुभता लिया हुआ, इसलिए संतान प्राप्ति की संभावना बन जाएगी कष्ट के साथ। क्योंकि सूर्य वैसे तो संतान के कारक हैं, संतान देंगे, लेकिन अष्टम भाव के स्वामी हैं, यहाँ पर अष्टमेश हो जाते हैं। बृहस्पति जो है वो द्वादश के और तीसरे भाव के स्वामी हो जाते हैं।
लेकिन इनका जो नैसर्गिक गुण है यह शुभता प्रदान करने वाला है, बुद्धि संतान की वृद्धि कराने वाला है। इस कारण यह उतना नुकसान नहीं करेंगे और सफलता मिलने की संभावना बन जाएगी। आय के प्रयास सार्थक होंगे, व्यय के बल पर आय करने में आप समर्थ होंगे, सलाह अच्छी देंगे और आपको अच्छी सलाह प्राप्त होगी। कुंभ वालों की अगर मैं बात करूं तो यह चतुर्थ भाव में गोचर हो रहा है शुक्र का। निश्चय ही धन संपत्ति, स्थायी संपत्ति, भूमि भवन वाहन, भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला यह योग होगा। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा और प्रभाव बनेगा। भाग्यवश कुछ जमीन जायदाद के काम भी इस समय होंगे आपके लिए। और पारिवारिक जीवन में शुभता आएगी। किसी मांगलिक कार्य की संभावना शुक्र के गोचर से, इस गोचर से मिलने की प्रबल संभावना आपके लिए बन रही है। कार्य व्यापार में भी लाभ और कार्य व्यापार में घर परिवार के लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर के शुक्र का गोचर कुंभ वालों के लिए शुभता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। मीन वालों के लिए परम शत्रु हैं, अष्टमेश हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव में यहाँ पर आ रहे हैं। गुरु भी यह तीसरे भाव में यहाँ पर हैं। अब यह देखिए, और छठे भाव के स्वामी सूर्य के साथ यह युति ठीक नहीं है। यह मानसिक द्वंद्व उत्पन्न करेगी। स्थायी कुंडली में अगर किसी के युति हो तो, चूँकि ज्योतिष में भी अपवाद होता है और ज्योतिष भी कोई 100% साइंस नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ, या कोई भी साइंस दुनिया का 100% नहीं, उसमें हमेशा संशोधन, नई नई चीज़ें आती रहती हैं। आज जो तथ्य हम देते हैं 100 साल बाद वैसी तथ्य को बदलना पड़ता है। ज्योतिष में भी बहुत से कम्बिनेशन परम्यूटेशन बनते हैं। उन चीज़ों को अगर देखा जाए तो अलग बात है, लेकिन यह शुक्र और बृहस्पति का योग यहाँ मानसिक अशांति देने में समर्थ है। स्थायी कुंडली में हो तो कुछ न कुछ, किसी न किसी उम्र के किसी पड़ाव पर व्यक्ति को मानसिक अवसाद होने की समस्या बन जाती है। यहाँ पर यह कई तरह का व्यवहार करवाएंगे आपसे, एक जगह स्थिर नहीं रखेंगे। पराक्रम पुरुषार्थ में थोड़ी कमी आती है। हमारा जो आत्मबल है वो कभी बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा रहेगा, कभी डमाडोल होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर, और अपने लोगों पर धन समय खर्च होता है कई बार। यहाँ पर चूँकि बृहस्पति भी यहीं पर हैं और शुक्र के साथ कम्बिनेशन अब बनेगा, तो यह जो है आपके आत्मबल में कमी, पुरुषार्थ में कमी और थोड़ा शारीरिक श्रम में कमी, आलस्य को बढ़ाने वाली स्थिति यह उत्पन्न करेंगे। कुल मिलाकर के शुक्र का यहाँ पर गोचर बहुत अच्छा नहीं है, यह युति बहुत अच्छी नहीं है। तो यह था शुक्र के गोचर का संभावित प्रभाव। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।